नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पोर का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 3 में आपको स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिलायंस पोर का बैलेंस शीट का बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम रिलायंस पोर का P&L स्टेटमेंट का बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे मैं आपको कोई स्टॉक को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको मेरा रिसर्च को प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे screener.in पे और सर्च करेंगे रिलायंस पावर। दोस्तों, ये है रिलायंस पावर का बैलेंस शीट। यहाँ पे हमको 10 साल का डेटा मिला है। दोस्तों, अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है तो आप मेरा चैनल पर जाके फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट में बैलेंस शीट एक्सप्लेन्ड वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट अच्छे से समझ पाओगे। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलायंस पावर का इक्विटी कैपिटल मार्च 2014 में लगभग 2700 करोड़ के आसपास था और वो स्लोली ग्रो होके अभी मार्च 2025 में लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, अगर कोई कंपनी नया शेयर्स को इश्यू करेगा तब जाके कंपनी का इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा। यहाँ पे रिलायंस पावर ने नया शेयर्स को इश्यू किया है अपना प्रोमोटर्स यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वहां से पैसा उठाया है, इसीलिए कंपनी का इक्विटी कैपिटल में ये ग्रोथ हम देख सकते हैं। दूसरा चीज है रिजर्व्स। दोस्तों, रिजर्व्स मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट कंपनी के पास बचेगा इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने के बाद, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अगर कंपनी उस नेट प्रॉफिट को अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए या डेट चुकाने के लिए या डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं करेगा तो वो पैसा जाएगा कंपनी का बैंक बैलेंस में, तो उसको बोलेंगे रिजर्व्स। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर के पास 2014 में 16000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स था और ये ग्रो होके 18000 करोड़ पहुंच गया। फिर वहां से कंपनी का रिजर्व्स रिड्यूस होते रहा। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चले गया है, और इसको हम P&L स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए भी डिस्कस किए थे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 2025 में कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 2024 के कंपैरिजन में बढ़ गया है। दोस्तों, ये इसलिए हुआ था क्योंकि रिलायंस पावर अपना एसेट्स को बेच के लगभग 4000 करोड़ के आसपास का पैसा कमाया था और उस पैसा रिजर्व्स में गया है, इसीलिए कंपनी का रिजर्व्स बढ़ा है। ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने का वजह से नहीं है, ये अदर एसेट्स यानी एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया उसी का वजह से ग्रो हुआ है। दोस्तों, तीसरा फैक्टर है बोरोविंग्स यानी डेट। दोस्तों, ये रिलायंस पावर का बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 में कंपनी के पास डेट यानी बोरोविंग्स था 30,000 करोड़ के आसपास, और वो स्टडीली ग्रो हुआ और 2018 के बाद कंपनी उस डेट को रिड्यूस करने का कोशिश किए है, और अभी 2025 में कंपनी के पास टोटल डेट है 15,000 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का डेट 30,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक रिड्यूस हुआ है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए अभी कंपनी के पास 15,000 करोड़ का डेट है, और जो अदर लायबिलिटीज है, मतलब कंपनी को जो अपना सप्लायर्स को जो पैसा देना है और जो कंपनी जो छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो पैसा उठाया है वो है लगभग 9,800 करोड़ के आसपास। तो ये दोनों मिला के कंपनी के पास जो लायबिलिटी है वो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास है। मतलब रिलायंस पावर को अभी 25,000 करोड़ का पैसा किसी को देना है। मतलब इसको आप एक तरह से 25,000 करोड़ का डेट मान सकते हैं। दोस्तों, हर कंपनी डेट उठाता है, लेकिन वो डेट कितना बड़ा है कंपनी का कंपैरिजन में, उसको हमको समझना है। मतलब यहाँ पे जो 25,000 करोड़ का डेट है वो रिलायंस पावर के लिए बड़ा है या छोटा, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे फिक्स्ड एसेट का बारे में। दोस्तों, फिक्स्ड एसेट मतलब कंपनी के पास जो पावर प्लांट है, लैंड है, वो सब आएगा। मतलब जिससे कंपनी पैसा कमा रहा है वही सब आएगा कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2014 में कंपनी के पास जो एसेट्स था वो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास, और वो इंक्रीज हुआ और पहुंच गया 38,000 करोड़ के आसपास मार्च 2020 में। फिर उसके बाद कंपनी का एसेट्स रिड्यूस होते गया और अभी 2025 में कंपनी के पास टोटल एसेट्स है लगभग 31,000 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर है, कंपनी अपना एसेट्स को रिड्यूस करके यानी अपना एसेट्स को बेच के डेट को चुका रहा है, इसलिए डेट रिड्यूस हुआ है और एसेट्स भी रिड्यूस हुआ है। तो दोस्तों, अभी देखिए 2025 में कंपनी के पास टोटल डेट है 25,000 करोड़ के आसपास और एसेट्स है 31,000 करोड़ के आसपास।
आसपास, मतलब फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में लगभग 5-6 हजार करोड़ का ही डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अभी ज्यादा स्कोप नहीं है कंपनी अपना एसेट्स को बेच के डेट चुकाने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अपना एसेट्स को बेचते जाएगा तो कहां से पैसा कमाएगा, क्योंकि कंपनी पावर प्रोजेक्ट से तो पैसा कमा रहा है। अगर अपनी एसेट्स यानी पावर प्लांट्स को बेचते जाएगा तो कंपनी कहां से पैसा कमाएगा, राइट। इसीलिए कंपनी को अपना एसेट्स को बेच के डेट चुकाने का स्कोप बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज क्लियर है कि 25,000 करोड़ का जो डेट है वो रिलायंस पावर के लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट्स है वो सिर्फ 31,000 करोड़ के आसपास है और डेट है 25,000 करोड़, वो लगभग 80% ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स है। दोस्तों नेक्स्ट चीज है CWIP यानी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब कंपनी के पास जितना पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, ये वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट 1,300 करोड़ के आसपास है। यह बहुत ही छोटा वैल्यू है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, ये भी नेग्लिजिबल है, 170 करोड़ है। मतलब कंपनी अपना पैसा को कोई दूसरा कंपनी का शेयर्स में या कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, वो पैसा है, वो भी नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट चीज आएगा अदर एसेट्स, ये है लगभग 7,800 करोड़ के आसपास है। अदर एसेट मतलब कंपनी को जो कस्टमर से पैसा आने के लिए बचा है या कंपनी का कुछ एसेट्स जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में कैंसिल हो चुका है, वो सब इसमें आएगा। तो दोस्तों रिलायंस पावर का बैलेंस शीट से हमको एक चीज के ऊपर बहुत ही बड़ा क्लैरिटी मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2014 में कंपनी का टोटल लायबिलिटीज था 55,000 करोड़ के आसपास और टोटल एसेट्स था 55,000 करोड़ के आसपास। मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू था लगभग 55,000 करोड़ और वो इंक्रीज होकर मार्च 27 में लगभग 64,000 करोड़ पहुंच गया था। और अभी रिड्यूस होकर कंपनी का जो बैलेंस शीट का वैल्यू है फाइनेंशियल 2025 में वो है 41,000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब रिलायंस पावर का बैलेंस शीट श्रिंक हो रहा है। मतलब कंपनी अभी ग्रोथ या एक्सपेंशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, कंपनी में अभी कंसोलिडेशन हो रहा है और कंपनी सर्वाइवल के लिए देख रहा है। मतलब आप जो सोच रहे कंपनी का स्टॉक में 10x या 15x का ग्रोथ आएगा, उस स्पेस में कंपनी अभी नहीं है। कंपनी अभी सर्वाइवल मोड में है, अपना डेट को कैसे भी करके चुकाने के लिए कोशिश कर रही है। तो दोस्तों P&L और बैलेंस शीट से हमको ये क्लियर हुआ कि कंपनी के पास बहुत बड़ा डेट है और कंपनी को इस डेट को चुकाना पड़ेगा। दोस्तों रिलायंस पावर को डेट चुकाने के लिए 3 मेथड्स है। एक है अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ाना, मतलब अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाना है। इसके लिए कंपनी को नया पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन में आना चाहिए, उसके लिए तो 2-3 साल लगेगा। दूसरा चीज है कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना है। रिलायंस पावर भी अभी इस ऑप्शन के ऊपर फोकस कर रहा है। और तीसरा चीज है अपना एसेट्स को बेच के डेट को कम करना। लेकिन दोस्तों अभी रिलायंस पावर के पास ज्यादा एसेट्स बचा नहीं है, लगभग 31,000 करोड़ के आसपास का एसेट्स बचा है। उसमें कुछ एसेट्स को कंपनी सेल करके अपना डेट को थोड़ा कम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि रिलायंस पावर का बैलेंस शीट श्रिंक हो रहा है। जब ये श्रिंक या कंसोलिडेशन खत्म होकर रिलायंस पावर का बैलेंस शीट में फिर से एक्सपांशन या ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, तब जाके हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि रिलायंस पावर का स्टॉक में ग्रोथ देखने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों तब तक यानी आने वाला 2-3 साल तक हमको ये फोकस करना चाहिए कि रिलायंस पावर अपना डेट को चुकाने के लिए क्या मेजर्स लेगा और कितना जल्दी अपना डेट को कम करेगा। दोस्तों आई होप अभी आपको रिलायंस पावर का स्टॉक के ऊपर पहले से ज्यादा क्लैरिटी आ गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पावर का कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।